नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। तो क्या कुछ आज खास रहा, तो चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने सबसे पहले टिकट भी खरीदा, फिर झलक देखने के लिए अंदर गए। मुआयना करने के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। इस बिल्डिंग में 40 से अधिक गैलरियां हैं और लगभग 4000 लोगों के एक साथ भ्रमण की व्यवस्था है। वर्चुअल रियलिटी, रोबोट्स और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगा। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा अनुभव देगा जैसे हम वाकई उसी दौर में जी रहे हैं। उन्हीं प्रधानमंत्रियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। साथियों, हमें अपने युवा साथियों को इस म्यूजियम में आने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। ये म्यूजियम उनके अनुभवों को और विस्तार देगा। हमारे युवा सक्षम है और उनमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। वे अपने देश के बारे में, स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में जितना अधिक जानेंगे, समझेंगे, उतना ही वो सटीक फैसले लेने में सक्षम भी बनेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्राइवेट और सरकारी स्कूल का जिक्र करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब का सपना था कि गरीब और अमीरों की पढ़ाई में अंतर नहीं हो। पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने उनके सपने को पूरा कर लिया है। और केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एमएलए और वकील के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सोच सोच के हैरान रह जाता हूं कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूं कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका सपना था, उन्होंने खुद अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल की और उनका सपना था कि भारत जब आजाद होगा तो हमारे देश के बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी देश तरक्की कर सकता है। लेकिन पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल के अंदर आजादी के बाद हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा प्रणाली शुरू हो गई। एक शिक्षा प्रणाली थी पैसे वालों के लिए और एक शिक्षा प्रणाली थी गरीबों के लिए। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों को जानबूझ के 75 साल में और खराब कर दिया गया। किसी के पास 2 पैसे भी बेचारा अगर समेट लेता था, बचा लेता था, तो अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। जब हमारी सरकार बनी, हमारे पास 2 मॉडल थे। कई लोग मुझे आके कहते थे कि आप एक कानून पास कर दो कि आईएएस अफसरों के, मंत्रियों के, नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में डलवाया जाए। बोले जी देखो, अगर सारे आईएएस अफसरों के और मंत्रियों के इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगेंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हम ये मॉडल लागू नहीं करेंगे, हम दूसरा मॉडल लागू करेंगे।
हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना देंगे कि ये सारे लोग अपने आप अपनी इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू करें। जब हमने ये सोचा था और इस भावना को लागू किया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम ये अचीव कर पाएंगे। 5 साल की सरकार में ही हम अचीव कर पाएंगे। 75 साल तक बाकी ये सारी पार्टियां, सारी सरकारें नहीं कर पाई। हमें लगता था काफी टाइम लगेगा, लेकिन आप सब लोगों का, टीचर्स का सहयोग मिला, पेरेंट्स का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला, बच्चों का सहयोग मिला, प्रिंसिपल्स का सहयोग मिला, आप सब लोगों के ऑफिसर्स का सहयोग मिला। आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसे 5 साल के अंदर हम सब ने मिलके दिल्ली के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना दिया। तो आज हालत यह है कि हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिनके बच्चे, हमने उनको फोर्स नहीं किया, वो इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं कई वकीलों को जानता हूं जिनके पास खूब पैसा है, वो अपने बच्चों को इच्छा से सरकारी स्कूलों में, इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाया। तो मुझे बेहद खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश के गरीब और अमीर बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। घिरोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी विभाग ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती से एक दिन पूर्व कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम कस्बे के मुख्य मार्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी प्रथम पर आयोजित हुआ। अतिथियों ने बाबा साहब और भारत माता के चित्र पर सम्मुख दीप प्रज्वलित कर चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी मुनिंदर सिंह ने कहा कि आज जो भी हम सबको अधिकार मिले हैं वह बाबा साहब की ही देन है। उनकी दूरदर्शी सोच में राष्ट्र उत्थान सर्वोपरि था। विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी पहलवान सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया, जिससे शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके और लड़ सके। विद्यार्थी विभाग नगर बौद्धिक प्रमुख जतिन जैन ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम नाहिली निवासी तारा सिंह ने की। विद्यार्थी विभाग नगर कार्यवाहक स्वप्निल जैन ने आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही विद्यार्थी विभाग के युवाओं ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उपस्थित सभी बच्चों को बिस्किट पैकेट और पुस्तकें वितरित की। सेव बर्ड्स सेव नेचर के तहत युवाओं ने अध्यापकों को पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए पात्र भी भेंट किया और इस अभियान में समर्थन सहयोग का निवेदन किया। इस अवसर पर शहर जिला बौद्धिक प्रमुख सत्यवीर शर्मा, नगर कार्यवाह शिवम गर्ग, संकुल प्रभारी राजेश यादव, प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार, अध्यापक भूपेंद्र सिंह, विस्तारक आदित्य पार्थ, जतिन जैन, अनिकेत जैन, मुकुल, अंकित, सोनू आदि लोग उपस्थित रहे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, प्रशासन की चाक चौबंद के बाद भी रामनवमी पर देश भर में कई जगह दंगे हो गए। दंगे के बाद अब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये अधिकार किसने दिया कि किसी के घर को तोड़ा जाए? ये अधिकार सिर्फ कानून के पास है, लेकिन ये लोग कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सब ने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। हमने तो करौली से जैसी घटना हुई, मैंने 2 दिन तक राजनांबर के एसपी की मीटिंग ली, पुलिस अधिकारियों की बैठक करी 10 घंटा तक। इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो करौली में हुई है। एक तरफ तो हम लोग चिंतित थे कि रामनवमी आ रही है, धार्मिक उत्सव आ रहे हैं और पता नहीं ये करौली की घटना हुई है, कहीं और घटना बढ़ नहीं जाए। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस विभाग ने, डीजी साहब ने खुद ने जो है जो ब्रीफिंग की मेरे सामने एसपी की, होम सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग करी, ऐसी स्थिति बन गई पूरे एसपी ने, जो पुलिस का कप्तान होता है जिले का, चाक चौबंद व्यवस्था करी कि रामनवमी जुलूस के अंदर सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, स्वागत किए और एक जगह घटना नहीं हुई। और देश के अंदर अनेकों राज्यों के अंदर दंगे भड़क गए, आग लग गई और उनके मकान तोड़े जा रहे हैं।
आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उसका पर। एक आप बताइए बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी। कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे, गरीब लोग थे वो। और आपने कह दिया कि तो उनके नाम आ गए अभियोग के अंदर, अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास नहीं। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। जुडिशरी पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब छापे पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर। ये देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेष कर नौजवानों को समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, वरना वो भुगतेंगे आने वाले जमाने के अंदर। बहुत हालात खराब है देश का। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए आप अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल के कभी, सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। और अम्बेडकर की जयंती है, एक तरफ तो बढ़ चढ़ करके सब लोग अपनी बात करें। मैं कहना चाहूँगा, अगर अम्बेडकर को मानने वाले लोग तो नहीं हैं, और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरी दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावे के लिए अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो कब तो चलेगा ये। हमें तो बड़ी चिंता लगी हुई है कि अगर हमने समय रहते हुए इनको करार जवाब नहीं दिया तो सबको भुगतना पड़ेगा, मेरा मानना है। और कोई पूछना आपको क्या बना था, आज वो 74,000 करोड़ की होगी रिफाइनरी, 74,000 करोड़ की होगी। मैं कहना चाहता हूँ यही बात इसमें होगी। अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई, आने वाले वक्त में कितने हजार करोड़ की होगी कोई पता ही नहीं पड़ेगा। इतना इम्पोर्टेंट काम ये है। बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय आगे आइए, आप अपना वादा निभाइए। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे 25 MP बने मेंबर पार्लियामेंट, उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ का, हमें गर्व होना चाहिए। मैंने जब पहली मीटिंग हुई थी सरकार बनने के बाद में, तो मैंने खुद ने जो है प्रधानमंत्री के साथ में, ये बैठे हुए थे मंत्री जी, मैंने कहा था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतना इम्पोर्टेंट विभाग बनाया, जल संसाधन मंत्री, जिसमें सिंचाई भी आती है और साथ में पीने के पानी में आता है, मिला के बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं खुद राष्ट्रपति भवन में मीटिंग थी, वहाँ पर मैंने तारीफ करी है, और मुझे आश्चर्य हो रहा कि एक मंत्री अपने राज्य की एक योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहा है। उसके कारण पता नहीं ये योजना 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कोई नहीं कह सकता। स्टेट के बाद जैसे फंडिंग होंगे उतना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसके एस्केलेशन हो जाएगा। जब एस्केलेशन हो जाता है, पता नहीं वो कहाँ तक जाती है। मैं आज ही अपील करना चाहूँगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, आपकी योजना है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए, मंत्री जी को चाहिए सब काम छोड़ करके जाए प्रधानमंत्री के पास में कि पूरे प्रदेशवासियों की इच्छा है, 13 जिले के लोगों में आक्रोश है। अगर हमने इसको नहीं घोषित किया राष्ट्रीय परियोजना, तो बहुत बड़ा इश्यू बीजेपी के खिलाफ बन सकता है। ये जाके प्रधानमंत्री जी को कन्वे करना चाहिए उनको, तब जाके प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर मंत्री जी कन्विंस करेंगे उनको, तो उनको अपना वादा याद आएगा। और ये आपकी ERCP की योजना है,
ये आपकी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होकर रहेगी, ये मेरा मानना है। सर, पौने 2 साल पहले बीजेपी इस तरीके से एक्टिव हो गई, अपनी तो चुनाव बहुत हो रहा है। भाई उनके पास धनबल बहुत है। ये जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब हम सुनवाई करेंगे। इनको सुनवाई करने की थी शुरू से ही। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरफा पैसा जा रहा है 90%, 95%। दबाव हो रहा है इंडस्ट्रीज पर, पूरा पैसा जा रहा है इनकी किटी के अंदर, बीजेपी के। सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। वही सीजीआई साहब कह रहे हैं हम सुनवाई शुरू करेंगे, कब करेंगे भगवान जाने। इतने बड़े बड़े इश्यू देश के अंदर हो गए हैं, कोई सोच नहीं सकता। अगर मीडिया वाले सोच रहे हैं बेचारे पर, उनके ऊपर दबाव है। वही बात लागू होती है लेखकों पर, साहित्यकारों पर, पत्रकारों के, जेल में जाना पड़ता है। ये देशद्रोही लोग हैं। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? ये कोई मैं इस राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी लड़ाई क्या उनसे? हमारी कोई दुश्मनी है क्या? सत्ता तो बदलती रहती है। हमारा मानना है विचारधारा की लड़ाई आज है। अगर विचारधारा जो संविधान के अनुरूप है उसको नहीं बचाएगा देश के अंदर, तो देश को भुगतना पड़ेगा, मेरा मानना है। महंगाई को लेकर आए दिन लोगों में रोष देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें राजनीति में भी महंगाई को लेकर हल्ला बोल लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें महंगाई को लेकर अब अखिलेश यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उसे आने वाले समय में विचारों से और किस तरीके से जनता में जाकर के समझाएं, उस के रास्ते पे समाजवादी पार्टी चलेगी। आखिरी सवाल आपने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपने सर दी थी। बहुत सारे मेल्स भी आपको मिले होंगे सर, तो उस ईमेल आईडी में क्या कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करेंगे सर? जो सुझाव है वो हमारे पास है। लोकसभा क्षेत्र में और केरल विधानसभा में भी बुलडोजर चालू हो गया। ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाए ये बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया है। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस पे चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? क्या बेरोजगारी पर चलेगा? क्या चीज़? ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? तो अगर बेरोजगारी पे बात करनी हो, महंगाई पे तो मैं कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी नए टूरिज्म मंत्री बने। मुझे लगता है कि आगरा के बाद, मथुरा वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म में। नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा जिससे बहुत दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सर जिले से नींबू चोरी हो रहे हैं, गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया, नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये कैसा प्रदेश है? कम से कम सरकार को इसीलिए मैं कोई ऐसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आएँ। और हम तो मैनपुरी के पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके बलिया में साथी बंद हैं। बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया, उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा।
सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। मैं उसमें कुछ ही नहीं बोलना चाहूँगा। देश में जो अभी राजनीतिक मैं धर्मों को लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत हैं जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। लोगों के नींबू चोरी ना हो, कम से कम महंगाई कम हो। आज की मीटिंग केवल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद था और जिस तरीके से बाबा साहब को याद किया उसका कार्यक्रम था। अभी बहुत जल्दी है, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहुत जल्दी है इस समय। समाजवादियों के ऊपर चाचा को लेकर क्या कहें? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। ये अपना चैनल चलाने के लिए खबर मत बनाओ भाई। अगर चैनल नहीं चलता तो दूसरी खबर बनाओगे। संविधान की बात करें, भारतीय संविधान समाज तो सपना दिखाता कि भारत ऐसा हो जो सोने की नगरी कहा जाता था कि 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात करी, लेकिन कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं, उस पर ये जो हमारे साथी हैं चुनाव की समीक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी मैंने कोई समीक्षा नहीं की है। अभी मैंने नेता कार्यकर्ता जो भी मिले हैं उनका सुना है। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा, तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी और जो काशीराम जी के रास्ते पर चले माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है। जिस समय बूथ का डेटा सामने आ जाएगा तो और ठीक से समीक्षा कर पाऊंगा। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।